उत्तराखंड के सभी युवाओं को हमारी तरफ से जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि वीडियो भर्ती का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ा हुआ है और इसको लेकर कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो आज हमको मजबूरी में इसी के चलते हमको अपना समय निकाल के अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने जरूरी काम छोड़ के जिम्मेदारियां छोड़ के एक वीडियो बनाना पड़ा, ताकि हमारा भी जो पक्ष है, हमारी भी जो पीड़ा है, हमारे साथ जो न्याय अन्याय हो रहा है वो सारी जनता तक जाए, मुख्यमंत्री साहब तक जाए, जितने भी सक्षम अधिकारी हैं उन तक जाए, विधायकों तक जाए। आज विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया है। जिन महाशय ने ये मुद्दा उठाया है उन्होंने भी केवल तथ्यों को पढ़ के बोला है, उन्होंने उसके पीछे की सच्चाई को जाने बिना बहुत सारी चीजें कही हैं, जैसे कि नंबर का बढ़ना, इतने नंबरों का अंतर आ गया, इतना नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो इसी को लेकर आज हम सभी युवाओं के साथ जो चयनित है, खासतौर पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इनके साथ हम बात करेंगे। और जितने भी हमारे राज्य में युवा है जिनके मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि एक भ्रांति की वजह से हर आदमी तैयारी करते समय संशय में रहता है, उस बात को जानेंगे और इसके पीछे लगातार एक षड्यंत्र चला आ रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, वीडियो की परीक्षा हुई, पेपर का स्तर बहुत अच्छा था, सबने पेपर के बाद आयोग को प्रशंसा करी, धन्यवाद दिया, आयोग के पास साक्ष्य है उस चीज के। फिर सबने आयोग को रोज मैसेज किया, मेल किया कि जल्दी से रिजल्ट निकालो, जल्दी से रिजल्ट निकालो। आपको पता है कि नोटिफिकेशन कब आया था और कितने लंबे समय बाद परीक्षा हुई? इतना लंबा समय ये लगा। उसके बाद फिर आयोग ने परीक्षा कराई, फिर हमारी ही गुजारिश से आयोग ने जल्दी वीपीडीओ का रिजल्ट पहले निकाला। रिजल्ट निकालने के बाद हम सबको उम्मीद थी कि 68 से 70-72 तक कट ऑफ जाएगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ बढ़ गई। जो कि अनुमान था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है, 3-4 नंबर ऊपर जा सकती है, वैसा हुआ। अब ये एक वनडे एग्जाम है, यहाँ पे किस्मत भी काम आती है, मेहनत भी काम आती है। कुछ लोग बहुत बॉर्डर से रह गए। जैसे रिजल्ट आया तो माहौल बनना शुरू हो गया। कुछ तथाकथित लोगों ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इसका फायदा उठाना चाहा और एक भ्रांति फैला दी। मैं एक इशारा दूंगा आपको, जो इशारा हर समझदार के लिए काफी होगा। जैसे हर वर्दी वाला, हर पुलिस वाला भ्रष्ट नहीं होता, वैसे हर भर्ती में धांधली नहीं होती। लेकिन एक माहौल बनाया गया, कुछ मीडिया को लाके ये बात कही गई कि धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी। मैं तो कहता हूँ धुआं तो बीड़ी पीने से भी उठता है, किसी ने शरारत के तौर पे बीड़ी पी, धुआं तो वहां से भी उठ सकता है। और शुरुआत से किस तरह से आरोप लगाए गए, पहले कहा गया कि 15 तारीख की शिफ्ट वालों ने पैसा दिया है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया। फिर कहा गया कि सबके अंक जारी किए जाए। फिर कहा गया कि यार 4 तारीख वालों को और 5वीं के शाम वालों को नुकसान पहुंचाया गया है। जब आयोग ने सब कुछ खुलेआम सब कुछ दिखा दिया, दर्शा दिया, जो कि कोई अन्य आयोग नहीं करता है, तो इनके सारे मंसूबे धराशायी हो गए। उसके बाद इन लोगों ने जांच के लिए दबाव डाला। इनकी एक गहरी इच्छा थी कि शायद जांच में कुछ हो जाए, कुछ निकल जाए, तो किसी भी आधार पर जांच कराई जाए। थोड़ा सा हमारा आयोग जो है कैंडिडेट फ्रेंडली है, वो सबकी बात सुन लेता है, इसलिए उसने उनकी बात सुनी और 68 बच्चों के जो उन्होंने नाम दिए वो स्वीकार किए, उनसे पूछताछ भी करी। फिर उन्होंने 68 बच्चों की जो सूची बनाई उसमें हमारे रैंक 1 का नाम डाल दिया, रैंक 2 का नाम डाल दिया, ये कह के कि एक्स सर्विसमैन कैसे चयनित हो गया। हमारे ठाकुर दत्त जी है, उनके ऊपर पत्नी वाला आरोप लगा दिया, और किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो पुजारी है, वो पंडित है, किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो विदेश से आया है। तो ये सारे आरोप लगाते रहे। जब ये सारे आरोप जांच पड़ताल में खारिज होते चले गए तो उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने जांच के लिए दबाव बनाना चाहा, लेकिन जांच का कोई आधार नहीं था। इन्होंने संवैधानिक पद पे, सम्मानित पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को अपशब्द कहे, खुलेआम अपशब्द, जिसका हमारे पास सबूत है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमने बात डाली है। वो उसके बाद भी इनका जब दाल नहीं गली तो इन्होंने आज 6 महीने बाद एक स्क्रीनशॉट बनाया जिसमें कि बहुत सारी खामियां हैं, जो कि हमने भी आयोग के सामने रखी हैं। वो रखने के बाद इन लोगों ने जांच में दबाव बनाया, क्योंकि आयोग में के अध्यक्ष ने कहा था कि मेरे कुछ भी लेके आओ तो मैं जांच करूंगा, तो वो लोग कुछ ले आए उठा के और उस पर जांच बैठा दी। जांच हो रही है। अब हम सब अपना पक्ष आज रखने आए हैं। हम सारे चयनित युवा आपसे कहते हैं कि हम आप सभी निर्दोष बच्चों के, ईमानदार बच्चों के साथ हैं। हमें जांच से कोई एतराज नहीं। आप 68 बच्चों की क्या, आप 916 बच्चों की जांच कराइए, 1 साल 2 साल तक कराइए, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को बिना बाधित किए। हम सब आपके साथ हैं। हमें से अगर कोई बेईमान निकलता है उसको हमेशा के लिए बर्खास्त कर दीजिए, उसके पे बैन लगा दीजिए, अपमानित, उसका खुलेआम अपमान कीजिए, जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है वो कीजिए, लेकिन बिना कारण के किसी पे आरोप मत लगाइए और क्या कहते हैं, हमारी चयन प्रक्रिया को बाधित मत कीजिए। एक मैं अपनी पीड़ा आपके सामने जाहिर करना चाहूंगा। मैंने किस त्याग से ये पढ़ाई करी है, किस त्याग से तैयारी करी है, उन दिनों को मैं दोबारा नहीं कर सकता। और 5/6 के कमरे में रह के मैंने तैयारी करी है, कई रातें भूखे रहा हूँ। इसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत बहुत ही विषम परिस्थितियां मैंने घर परिवार को देखते हुए
माता पिता की तकलीफ को, मेडिकल कंडीशन को देखते मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने परीक्षा निकाली। मैंने उत्तराखंड की अधीनस्थ चयन आयोग की कोई परीक्षा नहीं दी है। कनिष्ठ सहायक में भी मेरा चयन नहीं हुआ है। मैं रहता भी उत्तराखंड से बाहर हूँ। मेरा आगे पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपर बीसीएस में भी मेरा कुछ कारणों से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और मैं आपको खुलेआम कहता हूँ कि आप मेरी जांच करवाइए। मैंने तो वीडियो परीक्षा पास करी है, आप जांच करवाइए, लेकिन मुझसे अंडरटेकिंग लीजिए। अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम सारे के सारे लोग ये बात कहने को तैयार हैं। हम लोग आयोग से भी कहते हैं कि आप हम सबकी जांच कराइए, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को बाधित मत कीजिए। क्योंकि परीक्षा में पास होने के बाद हर आदमी ज्वाइनिंग से पहले, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी नहीं होती है, तो वो पूरा आनंद उठाता है, मजे करता है, जिंदगी को जीता है। लेकिन हम लोग हर दिन खून के आंसू पी रहे हैं। हमारा लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम है, किसी का अपर का भी है, आरओ का भी है, वो उसकी तैयारी नहीं कर पा रहा है। कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत थी। तो आज बहुत सारे जो चयनित बच्चे हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि टॉपर्स सामने क्यों नहीं आए, और एक्स सर्विसमैन का चयन कैसे हो गया, पति पत्नी का चयन कैसे हो गया, पुजारी का चयन कैसे हो गया, नौकरी करने वाले का चयन कैसे हो गया। तो उस पे हम जो हमारे चयनित छात्र हैं उनसे बात करेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी मीडिया वाले ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। साथ में कोई भी मीडिया कर्मी या कोई भी जो सक्षम अधिकारी है या सक्षम पद पे बैठा हुआ है, या जो ये बेरोजगार को लेकर इतना माहौल बना रहे हैं, इनमें से कोई भी अभी आज तक हमारे सामने नहीं आया। 17 तारीख से डीवी शुरू हुई थी। डीवी के दिन हमने कॉल करके मीडिया को बुलाया, लेकिन कोई भी मीडिया नहीं आई। कोई भी आरोप उठाने वाला कोई भी युवा उस दिन नहीं आया, क्योंकि उस दिन अगर वो आता तो उसका 100 के 100 लोगों से साक्षात्कार होता। उसको जानने को मिलता कि 100 के 100 लोग शुरुआत में जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत करके आए हैं। लेकिन उस दिन कोई भी नहीं आया। जितना भी खेल खेला जा रहा है ये सोशल मीडिया के माध्यम से खेला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत जल्दी लोग प्रभावित होते हैं, माहौल बनता है। और उत्तराखंड में तो एक माहौल पहले से है कि धांधली होती है। तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको इसी बहती गंगा में आपने बहा दिया कि यार तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तू धांधली हुई है। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पीड़ित लोग, आपको बाकी बच्चे तो पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो 9 से 16 चयनित है उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही। परीक्षा चाहे 10 बार हो, चयन तो 916 का ही होगा। वैकेंसी अगर 100 होगी तो 100 का ही चयन होगा। तो जितने बच्चे चयनित हुए, क्या वो उनको छोड़कर बाकी सब पीड़ित है? जो चयनित अपनी ज्वाइनिंग के लिए इतने समय से इंतजार करता है, उसका इतना विलंब होता है, उसको आर्थिक और मानसिक और सामाजिक नुकसान होता है, उसका क्या? जो आपने आरोप लगाए हैं, जो आपने जैसे रैंक 2 के ऊपर आपने आरोप लगाया कि एक सर्विसमैन ने भ्रांति से आया है, तो रैंक 2 तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर साबित करिए, वरना वो आपको कोर्ट में ले जाते हैं। ये तो हमारी दरिया दिली है कि हमने अपने भाई बहनों के ऊपर कोई भी न्यायिक कदम नहीं उठाया, वरना हमारे पास ऐसे सबूत भी है, हमारे पास पुलिस की शिकायत भी है। तो जो हमने संभाल के रखी, हमने आपसी सलाह से किसी के ऊपर कदम इसलिए नहीं उठाया कि किसी का आगे का करियर खराब ना हो। खैर, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम एक एक करके सबके पास आते हैं। मैं कुछ प्रश्न रखूंगा। सबसे पहले हम हमारे रैंक 1 मेहरा जी से बात करते हैं। मेहरा जी, आपको सब लोग आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये 92 नंबर लेके आए, ये कैसे लाए? लोगों को पच नहीं पा रहे आपके नंबर। थोड़ा सा आप संक्षेप में अपनी तैयारी के बारे में बताइएगा, और ये बताइएगा कि यार आपको क्या लगता है, आप तो खुद, क्योंकि आप अपने बारे में कह सकते हैं आप किस तरह से आए, ईमानदारी से आए, कैसे हैं, तो आप अपने बारे में बताइएगा। थोड़ा सा अपनी तैयारी के बारे में बताइएगा, और आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में बताइएगा। हाँ सर, क्या कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरी तैयारी तो वैसे 10 साल से ऊपर की है। और दूसरा ये है, आपने जो ये पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जिस दिन रिजल्ट आया है, जिस दिन से उस दिन से ये फर्स्ट रैंक तो आई है, लेकिन इस खुशी को बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं। अभी तक देखा है जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मानसिक उत्पीड़न ही होने में है। और तो और आज आपने देखा ही विधानसभा सत्र में विपक्ष के उपनेता की बात भी आपने सुनी होगी कि अब कहते हैं वो कि क्या कहते हैं, जो जो ये शराब की दुकानों में काम करने वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। हमने तो आज तक ना बीड़ी सिगरेट शराब किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। हमने आज तक नशा कर रखा है तो किताबों का नशा कर रखा है, और उसका फल जो मिला है हमें, जो उसका नुकसान जो कहते हैं मतलब वो हो सकता था, हमें सफलता के रूप में मिल रखा है उसका आगे भी। अब क्या कहते हैं, जो इफेक्ट है उसका हो सकता था। अब ये बोलते हैं कि हाँ सर। मेहरा जी, यदि कोई आपसे सामने से आके पूछना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपसे बात करना चाहे, कोई मार्गदर्शन लेना चाहे, तो क्या आप तैयार हैं उसको गाइड करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। आके मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपका धन्यवाद। हम रैंक 2 विमल कोठारी जी के पास जाते हैं, क्योंकि उनको कहा गया था कि एक्स सर्विसमैन कैसे चयनित हो गया,
वही आपको बताएंगे शॉर्ट में कि आपका मामला कैसे हुआ और उन्होंने कैसे तैयारी करी और वो कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। सर, एक सर्विसमैन मेरा ही चढ़ा था, वो एक टेक्निकल एरर था, मैं उसके लिए आयोग के पास भी गया था, उस चीज़ के लिए आयोग के पास भी गया था। एक टेक्निकल एरर था, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें एक पर्सनली मेरी गलती है या आयोग की गलती है। हम भी आयोग की शरण में है, ना आयोग हमारे लिए कुछ गलत चाहता है और ना हम भरने में कभी गलती करेंगे ऐसा कि जानबूझ के कुछ ऐसा भरेंगे। एक टेक्निकल एरर था। कोठारी जी, आपने तैयारी कैसे करी और कितनी पीड़ा आप झेल रहे हैं तैयारी के बाद भी? सर, तैयारी तो मेरा पहला एग्ज़ाम उत्तराखंड एसआई था, उसमें भी मतलब करीब ज़्यादा नहीं, 4 साढ़े 4 महीने की मेहनत में मेरे लगभग 204 नंबर थे। 6 नंबर से मैं वहाँ छूटा था। उसके बाद एक यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, वो मेरा क्वालिफाई था, थोड़ा कोर्ट में चलने की वजह से, विलम्ब की वजह से वो एग्ज़ाम भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम में रहा। आयोग के भी एग्ज़ाम में मेरे काफ़ी मतलब पीछे में भी नंबर थे। थोड़ा बीच में मैं भटक गया था, टेक्निकल की तरफ बढ़ गया था, तो उस वजह से यूपीसीएल की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से, तो वहाँ से थोड़ा रिवीजन पोर्शन जो था वो छूट गया था। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। कनिष्ठ सहायक में मैं नीचे कुछ एग्जाम थे, हालांकि इनका कहना है कि चलो पिछले एग्जाम में आपके मार्क्स कम है या जो भी है, इसका भी कहना है। वो चीज़ का जवाब ये है कि मैंने ये सोच के एग्जाम दे दिया कि चलो मेरे को 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैंने ये सोच के एग्जाम दे दिया, बाकी जो भी रहा वो है। मतलब कोठारी जी, आपका कहना ये है कि आपने कनिष्ठ सहायक की परीक्षा उतने तैयारी से नहीं दी, उतने मन से नहीं दी, आपने इससे दिया कि चलो एक अनुभव हो जाएगा। सर बिल्कुल बिल्कुल, एक तो थोड़ा टाइपिंग का भी इशू था, उस वजह से भी वो था, और दूसरी चीज़ ये थी कि पोस्ट जब आदमी चाहता है तो बड़ी पोस्ट चाहता है, और एक सिलेबस को जो एक पैटर्न के तहत मैं कवर कर रहा था, तो वो रिवीजन में नहीं हो पाया था पूरा। लेकिन मैंने छोड़ने से अच्छा है उसको दे देना। आप किसी एग्जाम को छोड़ते हैं, इसका मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं, साथ साथ एक 100 नए क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे हैं आप उनको भी छोड़ रहे हैं। मेरे को सही 100 नए क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिला, और एक पैटर्न पता चलता है एग्जाम का कि इस एग्जाम में ये आया है तो अगले में शायद इससे मिलता जुलता कुछ पैटर्न आए, वो भी आपको एक हेल्प करता है। कहीं ना कहीं मेरे लिए सीखने का मौका रहा। चलिए, हमारे साथ बहुत सारी बहनें इस समय कुछ पारिवारिक कारणों से नहीं जुड़ पाई है। एक बहन है हमारे साथ, मीनाक्षी जी, उत्तरकाशी से। हम उनसे कुछ बात करते हैं। उत्तरकाशी के ऊपर खासतौर पर मोरी जो ब्लॉक है उसके ऊपर बहुत आरोप लगते रहे हैं, और ये बहन अपनी पीड़ा बताएंगी कि एक महिला किस तरह से परीक्षा देती है, पास होती है, और उसके बाद इतना कुछ झेलने के बाद उसको कितना तकलीफ होती है। तो हम मीनाक्षी जी से बात करते हैं। जी सर, अभी तो मतलब बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर लग रहा है। मतलब इतना मेंटली टॉर्चर हम उस टाइम भी नहीं हुए थे जब मतलब इतना सारा सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज करके, मतलब अपने बच्चे से दूर रह के इस तैयारी को किया हमने। क्योंकि उस टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं हम भूखे भी रहते थे, लेकिन हमें भूखे रहने का दुख नहीं था। हमें ये था कि मतलब उस किताब को, मतलब उसमें जब वो चीज हमें याद हो जाती थी, हम प्रैक्टिस सेट करते, उसमें जो अच्छे नंबर आते तो मतलब उस चीज से खुशी मिल जाती थी हमें। लेकिन अभी सिलेक्शन होते होते मतलब इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो रखा है कि मतलब इस समय, मतलब इस टाइम पे हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कुछ भी, कि मतलब ये क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब मेहनत करने के बाद भी ये सब चीजें देखना, मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए। और मेरी तैयारी जो रही है 2016 से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, और मतलब मुझे सिलेक्शन भी मिला है बहुत से एग्जाम्स में, लेकिन मतलब वही है ना कि फाइनल रहते रहते कहीं पे मतलब रुक गई हूँ। मेरे से पहले स्टेनो में भी सिलेक्शन हो रखा ओपन सीट से, लेकिन मैं टाइपिंग नहीं दे पाई उसकी। बाकी जैसे ये लोग कह रहे हैं कि उसका कनिष्ठ सहायक के साथ मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं इसका। तो जैसा मेरा था, तो मेरा लेक्चरर का एग्जाम था उस टाइम पे, मेंस का। तो अब अगर ये उससे कंपैरिजन करें, उसके बाद 28 को लेक्चरर का था, 31 को मेरा कनिष्ठ सहायक का था। तो कनिष्ठ सहायक में मतलब मेरा क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन अगर ये लोग कंपैरिजन करें तो ये तो गलत है ना, क्योंकि उस टाइम पे मैं तो पूरी लेक्चरर के साथ जुड़ी हुई थी, और फिर 2 दिन में कैसे कोई मतलब इतना ज्यादा रिवीजन करेगा। और बाकी ये था कि वहां पर लेक्चरर का एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया, क्योंकि मैं ज्यादा ग्रुप सी की तैयारी से ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। फिर मैंने सारा 1 महीने के अंदर मतलब रिवीजन, ये तक तैयारी 2016 की थी, तो मतलब दिन रात करके मतलब नजरबंद किया खुद को एक कमरे में, 4 महीने की बेटी को अपने से दूर किया, फिर जाके मतलब तैयारी किया, और लास्ट में अगर सक्सेस मिल भी गई तो फिर मतलब उस खुशी को मना भी नहीं पा रहे। तो यही कहना चाह रही हूँ। ये हमारी एक बहन की पीड़ा है। एक महिलाएं किस तरह से पढ़ती हैं, बच्चों को दूर रखना पड़ता है, पारिवारिक कई सारे काम होते हैं जिनके बीच में बड़ी मुश्किल से ननद की, सास की सहायता लेके ये काम करने पड़ते हैं। तो और इस सब के बाद
यस सर, जी और बोलिए जैसे बोलिए। ये पेपर मेरे लिए ऐसा था क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मतलब एक वुमेन के लिए तो होता है ना कि मतलब शादी होना, बच्चे होना, उसके बाद परिवार संभालना, तो ये पेपर मेरे लिए ऐसा था कि मतलब लास्ट चांस, मतलब मैंने खुद को चैलेंज किया था कि मतलब लास्ट एंड फास्ट, मतलब यही अब जो भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब ये चीज करके। और मैंने मतलब अदर फॉर्म भी मैं नहीं भर पाई, अदर किसी कारणवश मैं नहीं भर पाई, तो मेरे पास यही था कि इसको निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना है। तो मतलब मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी सर इसमें, मतलब वो दिन याद आ रहे हैं तो मतलब बहुत रोना आ रहा है अभी भी। और जी बाकी अब मतलब जैसे ये लोग कह रहे हैं, मतलब हम लोगों ने मतलब तैयारी की है, और मतलब एग्जाम इससे पहले भी मतलब हमारा ये पुराना डेटा चेक कर सकते हैं। बात है कनिष्ठ सहायक को ही क्यों बोल रहे, कनिष्ठ सहायक के साथ कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना, तो उससे पहले के डेट मतलब और भी एग्जाम्स हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, हमारे पहले भी एग्जाम्स निकले हैं। और ये है कि लोअर पीसीएस में भी मतलब ये है कि कहीं पे लक भी साथ नहीं देता, जो चीज वो भुगत रहे हैं, जो अभी कम कम नंबर से रह रहे हैं, पॉइंट मार्क से रह रहे हैं, तो वो चीज हम भी कहीं ना कहीं भुगत चुके हैं उस चीज को, लेकिन हमने मतलब हार नहीं मानी। हमने सोचा, हमने अपने को ही वो किया कि अपनी हमारी मेहनत में ही कोई कमी रही होगी, या फिर थोड़ा सा किस्मत भी मतलब कहीं कहीं साथ नहीं देती है, तो हमने आगे भी अपनी तैयारी जारी रखी, मतलब उसको जहाँ पे कमी थी उसको सुधारा अपना, और मतलब फाइनली सिलेक्शन भी मिला, उसका मतलब ये है सर। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत करी है, जब इस तरह से आप प्रश्न उठाए जाते हैं या इस तरह से अड़चन डाली जाती है, तो क्या आप कितनी मानसिक प्रताड़ना आप झेल रही हैं? बहुत ही ज्यादा सर, कोई सीमा ही नहीं है आजकल, मतलब ऐसा हो रखा है कि मतलब मतलब हम ऐसा है कि मुझे पता था, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने उसको पेपर के दिन ही पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत कि मतलब हाँ ये पेपर मेरा अच्छा जा रखा है, पॉजिटिविटी आती है कि हाँ इसमें मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मतलब मेरे को उसी टाइम से था, फिर बेटी को भी दूर रखा, उसके बाद एग्जाम दिया, उसके बाद फिर अपनी बेटी के टाइम एक्सपेंड किया जितना उसको दूर रखा, और फिर मतलब रिजल्ट का ही इंतजार था, तो मतलब ये था कि उसके बाद से तैयारी भी मतलब नहीं हो पाई उस एग्जाम्स के बाद। लोअर पीसीएस का दिया, लोअर पीसीएस में भी सर 97 मार्क्स आए, और हमारी ओबीसी की जो गर्ल्स की है 97.25 पे रुकी। तो सर मतलब मैंने तो यहाँ पे मतलब हम भी तो कहीं ना कहीं इतने कम पॉइंट मार्क्स से रहते हैं, तो मतलब हम लोग ये नेगेटिविटी तो नहीं रखते अपने मन में कि ऐसा हुआ, धांधली हुई है, ये चीज हुई है ना सर, मतलब हम आगे की तैयारी मूव ऑन करते हैं। और लेकिन अब ये था कि मतलब हमेशा एक जैसी कंडीशन नहीं बनती है इंसान की, उस टाइम पे मैंने किया, सेक्रीफाइस किया बहुत सी चीज, लेकिन अब मैं चाहते हुए भी वो मेरी पढ़ाई की वो कंडीशन नहीं बन पा रही है, ये जी है सर। बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल एकदम सही बताया। अब हमारे उत्तराखंड के इस वीडियो के माध्यम से हमारे उत्तराखंड के सभी लोग सुन रहे होंगे, सभी लोग समझ रहे होंगे कि एक महिला के लिए परीक्षा देना, तैयारी करना कितना मुश्किल होता है, कितना सेक्रीफाइस करके इन्होंने, मीनाक्षी जी ने तैयारी करी, पेपर निकाला, उसके बाद इतना ये मानसिक प्रताड़ना झेल रही है, क्या इनके साथ हो रहा होगा, कितनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ इन्होंने पढ़ा। तो इस तरह की पीड़ा हम सबके साथ है। अब हम बात करना चाहेंगे जो हमारे ठाकुर दत्त जी है, जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि पति पत्नी का चयन, पति पत्नी का चयन हुआ है, और शायद पुजारी वगैरह के लिए कुछ कहा जा रहा था, तो इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए। और आप, तो हम जरा इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी करी और क्या सच्चाई है, और आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया, और क्या आप कितनी मानसिक प्रताड़ना से, कितनी टेंशन तनाव से आप गुजर रहे हैं? पंच पहले तो मैं एक बात जानना चाहूँ, जितने भी लोग हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या किसी परिवार से दो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता एग्जाम? ऐसा तो नहीं है। अभी अभी मैंने देखा कि यूपीएससी में भी पति पत्नी का हुआ है, कहीं देख रहा था कि भाई बहन ने एक साथ परीक्षा क्रैक की है। तो ये तो सारी अफवाह है। रही बात जो मेरी पत्नी के बारे में अफवाह फैलाई, मेरे बारे में अफवाह फैलाई, तो उसका सबूत है आज मेरे पास। मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, सारे लोगों को ये सच दिखाना चाहता हूँ कि अगर मुझ में कहीं गलती थी तो संबंधित पक्ष ने थाने में आकर थानेदार महोदय के सामने माफी मांगी है, और उसके आगे के भविष्य को देखते हुए मैंने भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का उसको आश्वासन दिया हुआ है। मैंने अपना पक्ष आयोग में भी रखा हुआ है। अगर कहीं मेरे में कोई ऐसी मेरे में कोई ऐसा क्या कहते हैं दुर्व्यवहार का कोई भावना होती, तो मैं जो है उसके खिलाफ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि किसी की मान प्रतिष्ठा को चोटिल करना यह जो है बहुत गलत है। अब दूसरी बात रही, आप जो तैयारी की बात कह रहे हैं, कितने लोग मेरे घर पर आए हुए हैं मेरी तैयारी को देखने के लिए।
पहली बात, या किसी दूसरे के घर पर गए हुए, कौन कैसे तैयारी कर रहा है, कौन कैसे पढ़ता है, कौन कब पढ़ता है, मतलब अगर ये लोग दूसरे को ही देख रहे हैं तो फिर ये अब अपनी पढ़ाई कब करते हैं? सबसे पहली बात तो मेरे को ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला आज तक। अब तीसरी बात रही, मेरे मन में एक प्रश्न कब से उठा है कि मेरे जो टॉपर है वो सामने नहीं आए, टॉपर सामने नहीं आए, टॉपरों को किसने निमंत्रण दिया, किसने इनवाइट किया? जिस दिन टॉपर डीवी देने के लिए आयोग में पहुंचे थे, वहां पर तथाकथित कोई भी पत्रकार बंधु, कोई भी अपोजिशन वाला, जो ये रद्द गैंग वाले हैं, कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। अगर ये वहां पर सच्चे होते, वहां पर दिखाई देते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बाकी जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले ये कंडीशन से हम भी गुजरे हैं। बीच में हमारे को भी कहीं कहीं पर 1 नंबर 2 नंबर से हम भी रुके थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि समाज में नेगेटिविटी फैलाएं और नकारात्मकता के संदेश फैलाएं, सोशल मीडिया पर जाके दूसरों के खिलाफ कुछ भी अनर्गल बात बोल दें, जिसके लिए फिर वापस हम ही को माफी मांगनी पड़े। ऐसा में हमने कोई कर नहीं किया है, केवल अपनी पढ़ाई पर ही रहे। कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये आज तक प्रूफ क्यों नहीं दिखा पाए हैं? जितने लोग भी आरोप लगा रहे थे कि पंडित है, मेरे पर विशेषकर आरोप लगा के पंडित है। हाँ, मैं करता हूँ अपने पिताजी का पैतृक काम कभी भी करता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो मेरा अपना निजी मामला है, मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ और कैसे अपने काम को मैनेज करता हूँ, इसमें किसी को मेरे ऊपर अंगुली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और जिसने अंगुली उठाई भी तो उसने पब्लिकली सोचिए, क्या कहते हैं नाम, उत्तराखंड सरकार के पुलिस अधिकारी के समक्ष जो है एक माफीनामा लिखा है, जिसको मैंने स्वयं आयोग के अध्यक्ष महोदय को और आयोग की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर दोनों को ये जो है ये लेटर जो है फॉरवर्ड कर दिया था, जो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि उसका साक्ष्य मेरे पास ये है। बाकी रही जांच की बात, हम आयोग ने जब इन्होंने 67 बच्चों का नाम वहां पर दिया हुआ था, तो उस दिन भी आयोग ने अंडरटेक लिया था हमसे। मैं उस पर स्पष्ट रूप से अपनी हैंड राइटिंग में लिख के आया हूँ कि मैं जांच के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, आप किसी भी एंगल से जांच करा लीजिए। रही बात पैसे की, अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो कहीं अच्छे खासे बिजनेस करके कुर्सी में बैठ के एसी की हवा खा के अपना काम कर रहे होते। ये पढ़ाई के चक्कर में उसमें ये दिन रात की गर्मी, दिन रात का टेंशन लेके इतना मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। हमारे बारे में तो कोई नहीं बोलता इस प्रदेश में, मतलब अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो बुरा है, सब फेल हो जाओ समाज को तो बुरा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आज मैं और भी देख रहा था कि इस इशू का राजनीतिकरण हो गया है। अब ये राजनीति की, ये परीक्षा राजनीति की तरफ जो है लोग इसको घुमा रहे हैं। तो ये तो कोई एक प्रदेश के सेलेक्टेड युवाओं के लिए, या जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा संदेश मेरे हिसाब से नहीं है। जी देखिए, बहुत सारे युवा लोग, हमारे साथी भाई लोग देख रहे होंगे, और ये वीडियो जहां जहां तक पहुंचेगा, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे विधायक जी के पास भी ये पहुंचता है, तो आप लोग इस बात को समझिए कि किस तरह से हमारे ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, और पुजारी हैं, ये है वो है कहा गया था। और वो आपको खुला चैलेंज दे कि आप उनके घर जाइए, उनके घर जाके उनकी किताबें देखिए, उनके नोट्स देखिए, उन्होंने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, और जिसने उनके ऊपर उंगली उठाई थी, मानवीयता के नाते उन्होंने उसके ऊपर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उस बंदे ने माफी मांगी। एक इंसानियत, हम सारे 916 चयनित लोगों में एक मानवीयता भी है कि हमारे जो भाई बहन जिनको बरगलाया जा रहा है, हम कहीं ना कहीं आक्रोश में आके हम उनके खिलाफ कोई कदम ना उठाए। वरना हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं होता है कि एक बार परीक्षा देने के बाद आप दोबारा किसी का इंटरव्यू लो। किसी से पूछा जा रहा है कि अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी, अरे ये तथ्यात्मक परीक्षा है, आप दोबारा तिथि पूछ के किसी की ज्ञान का जांच नहीं कर सकते। जिस दिन परफॉर्म करना था उसने कर दिया। आप अगर के ऊपर अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन उठाता है तो आप उसके लिए न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन हम लोग क्योंकि अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हैं, अपने पारिवारिक मुद्दों के साथ जूझ रहे हैं, तो हम लोग इन तरह की चीजों में नहीं पढ़ते हैं। हम तो हम जरा अजय सिंह नेगी जी से बात कर लेते हैं। हमारे साथ नेगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, और आप किस तरह की प्रताड़ना चयनित होने के बाद भी आप झेल रहे हैं? सर मैं 15 मिनट में बोलूंगा। ठीक है। तब तक हम शुभम जी से बात करते हैं। शुभम जी, आपने किस प्रकार से तैयारी करी, और क्या कहते हैं, कितना चयनित होने के बाद भी आप क्या झेल रहे हैं? आपकी क्या मनोदशा है कि आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं कि कैसा चल रहा है आपका? इतना परेशान तो हम तब से नहीं थे जब निकले नहीं थे, निकलने के बाद ज्यादा परेशान है। तो आपको लगता है कि जी बोलिए सर आप।
संक्षेप में बताइए, आपने क्या अलग किया है तैयारी के लिए? कुछ खास किया, कुछ अलग किताबें या कुछ अलग नोट्स पढ़े या कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाई? सर मैं 2015 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ और अभी कंटिन्यू मेरे सभी एग्जाम निकले हैं। लोअर पीसीएस निकला है, लोअर अपर निकला है, कनिष्ठ सहायक में मेरा सिलेक्शन है और ये पीडीओ वीपीडीओ वाले में भी सिलेक्शन हो रखा है। अलग तो कुछ नहीं सर, जो मैंने प्रैक्टिस सेट ज्वाइन की है, अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखा, जो नोट्स बनाए थे वो भी कंटिन्यू रखे अपने, और ये कि निरंतरता की अपने पे, मतलब कोई भी दिन गैप नहीं दिया है। मतलब जो पढ़ाई हमने की मतलब उसमें कोई गैप देना नहीं है कि आज कहीं शादी है तो आज पढ़ाई छोड़ दी, या कोई भी फंक्शन है हमने सभी अवॉइड किए और कंटिन्यू फोकस अपनी पढ़ाई पे किया, और इसलिए मुझे लगातार 4-5 एग्जाम में सफलता मिली है सर। तो आपको क्या लगता है अभी जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, आपको लगता है कि क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं चयनित बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल सर, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैं भले उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका किसी भी उनका सिर्फ अपना पर्सनली स्वार्थ है, और जो लड़कों को बहका रहे हैं अपने साथ, क्योंकि उनका मकसद ही है राजनीति करना। उन्होंने पहले से राजनीति की है और उन्होंने आगे भी राजनीति करनी है। इसलिए वो जैसे कनिष्ठ सहायक के पीछे जो हमारे छोटे भाई बहन कनिष्ठ सहायक में निकले हैं या कोई भी निकले हैं, वहां भी वो सवाल उठा रहे हैं। कल मैं उनके एक पोस्ट भी देख रहा था, वहां भी सवाल उठा रहे हैं। तो उनका काम ही है कि भर्तियों को लटकाया जाए, किस प्रकार राजनीति चमकाया जाए, किस प्रकार मीडिया की अटेंशन ली जाए। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ इस वीडियो में बातचीत जो हम सबने करी है, हमारे साथ और भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं लेकिन अभी समय का भी अभाव है। इसके माध्यम से हम हमारे साथ सिरारी सर जुड़ गए हैं। अब जरा सिरारी सर का भी नजरिया एक बार ले लेंगे। सिरारी सर, आपका स्वागत है। एक बार आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सर आपका भी बात सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और सभी को हार्दिक बधाई वीडियो में चयनित होने के लिए। देखिए, मेरा नजरिया इस मामले में बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक यही बोला जाता था कि जहां पे आग होती है वहां पे धुआं उठता है, जो कि धांधली के बारे में कही जा रही है। लेकिन ये सवाल जो उठाते हैं उन्हें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आग अगर दिसंबर में लगती है तो धुआं क्या मई के महीने में उठता है? बिल्कुल सही बात। बीच में 2-3 सीजनों की बरसात भी हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और अभी वर्तमान में मैं भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत हूँ और मैंने ज्वाइन किया है 13 अप्रैल को। अभी मतलब मेरे को 2 महीने हुए हैं। तो अगर ये लोग ये कहे कि री एग्जाम कराए, जो कि मेहनती हैं वो दोबारा से पास हो सकते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2020 में मैं रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद 1.5 साल की तैयारी के बाद इस परीक्षा में अपने वर्ग में मैं एक्स सर्विसमैन में दूसरे नंबर पे था, जनरल में। तो मैंने जब 1.5 साल तैयारी करी तब मुझे ये पोजीशन मिली। लेकिन अब मैं जिस जगह पे हूँ वहां पर मेरे लिए तैयारी दोबारा से इस तरह की तैयारी करना संभव नहीं है। तो ये एग्जाम की बात कहाँ तक न्याय संगत है, ये इस बात का भी जवाब देते हैं जो ये री एग्जाम की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसके अलावा बात है जो भी मेहनती बच्चे हैं उनके ऊपर अंगुली उठाने की कि एक ही परिवार के कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी में पति पत्नी एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। तो क्या अभी हमारे जो अध्यक्ष साहब है बेरोजगार संघ के, उनको तो वहां पर भी बोलना चाहिए कि वहां पे भी धांधली हुई है। कई जगह पे ऐसे जो अभी वर्तमान में जो अभी रिजल्ट आया है हमारा हाई स्कूल इंटर का, उसमें एक सब्जी बेचने वाले की लड़की जो है वो टॉपर है। तो ये इस तरह से कैसे तर्क लेके आते हैं कि दुकान चलाने वाला या गरीब परिवार का बच्चा है कैसे पास हो जाता है, क्योंकि इनकी मानसिकता है कि बिना कोचिंग करे और
पैसा खर्चा करे, देहरादून में कमरा लिए, कोई नहीं ले कहीं एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। मैं अपनी तैयारी के बारे में बताता हूँ। मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली, जो भी तैयारी करी अपने घर में करी, अपने बीवी बच्चों को जो मेरा टाइम था जितना उनको देना चाहिए था वो मैंने उन्हें नहीं दिया, और अपना सारा समय जो है तैयारी पे लगाया, तब जाके सफलता पाई। लेकिन ये बात इनके समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती। खुद मैं अपना एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक आंटी जी हैं, उनके लड़के ने भी एग्जाम दिया था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब रिजल्ट आया तो उससे पहले ही उनको तो पता था कि नहीं होगा, तो वो यही बोलती थी कि इसमें धांधली हुई है। बाद में जब सबसे अच्छी बात है कि आयोग जो है हमारा पारदर्शी है कि लगभग सभी बच्चों के मार्क्स जो है वो जारी करता है। तो उनके बच्चे के मार्क्स आए थे कुल 49। तो भैया जब 49 मार्क्स है तो वो कैसे पता कि धांधली हुई है? ये एक तरह से जो असफल बच्चे रह जाते हैं, जो उनके परिवार वालों का दबाव उन पर रहता है, तो वो भी अपने परिवार वालों को यही चीज समझाते हैं कि धांधली हुई है, और जिसका समर्थन हमारे बेरोजगार संघ के लोग करते हैं। इस तरह से तो हमारे उत्तराखंड में कोई भर्ती कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्योंकि देखिए कुल मिला के 1% बच्चे तो सिलेक्ट होते हैं, बाकी 99 तो रिजेक्ट ही होते हैं। और वो 99 जो है वो हर बार जाके कब कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई आंदोलन करेगा, हेलो तो भाई भर्ती पूरी कैसे होगी? हेलो, हाँ मूट है मेरा। एक बात मैं भी कहना क्या? चाहूंगा, खिलाड़ी सर ने बहुत बढ़िया बात कही, और हमारे अजय मैंने कहा सिंह मूट है जी मेरा हमारे क्या? हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो भी चयनित है, कुछ क्या नहीं, कहते हैं, मैं काम वापिस कर जुड़ रहा गए था, हमसे। मैं छुट्टी अजय सिंह जी, आपने संक्षेप में बताइएगा आपने तैयारी कैसे करी, क्या खास किया, कब और कितनी मानसिक पीड़ा कब आप करा झेल है? रहे मैं नहीं हैं? हूँगा, अजय सिंह ने की है। सर इसमें बताना क्या है हाँ, दूसरा आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है आवाज। सर मैंने कहा मेरी एज है 99 है मेरी, अभी मेरी एज है 23 साल। तो सर मैंने तैयारी, मेरी लंबी तैयारी नहीं है, ज्यादा मेरी शॉर्ट तैयारी में 2.5-3 महीने मैंने कोचिंग की है, और मैंने 1 महीना प्रैक्टिस सेट लगाया। तो मैंने जो पहले पेपर सचिवालय रक्षक से लेके कनिष्ठ सहायक और वीडियो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एआरओ और एसएससी जीडी जितने भी पेपर हैं सर मेरे सारे क्लियर हैं। तो मैं जब ये मामला उठा वीडियो वाला, उसके बाद मैं खुद ये बेरोजगार संघ के अध्यक्ष से मिलने गया। मैंने उनको अपनी बात बताई, लेकिन मैंने उनसे कम से कम 4-5 घंटे बात की, लेकिन उनकी बात करने के तरीके से मेरे को साफ लगा कि उनका मोटिव सिर्फ भर्ती रद्द करवाना है। मैं मतलब पर्सनली भी वो मेरे को जानते हैं, मैं उनके साथ मतलब पेपर से पहले भी बैठता था, कभी बैठा था, तो मैंने ऐसी बात हुई कि वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, लेकिन उनको देख के लगता नहीं है कि वो रोजगार के समर्थन में होंगे। मैंने उनको कल भी बात की, परसों भी बात की। मैंने बोला यार सर, आप देखो, आप जो साइबर सेल की रिपोर्ट है उसको भी चैलेंज करने के लिए तैयार हो, तो आपका मोटिव सबको दिख रहा है। अब ये कोई बात नहीं कि इतनी तैयारी है, ये है सो है, क्योंकि मैं खुद बोल सकता हूँ 2-3 महीने या 6 महीने मैक्सिमम तैयारी से कोई भी पेपर निकाल सकता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट फैक्ट और कॉन्सेप्ट वाला, ये फैक्ट वाला ज्यादा पोर्शन होता है। तो इसमें हम ऐसे कोई भूलने वाली बात नहीं है कि पेपर नहीं निकाल सकता कोई। और बाकी बात ये रही, तो इनका मेन मोटिव वही है कि भर्ती रद्द करवाना। अब क्या बताएं, सिलेक्शन लेने के बाद भी अभी कुछ लग नहीं रहा है। ये बिल्कुल सही कहा। अजय सिंह जी की आवाज थोड़ी कट गई है। जैसे कि शेरारी सर ने बताया कि बहुत सारे लोग हमारे साथ के लोग नौकरी करते हैं। घर वाले पूछ रहे बार बार कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, लेकिन अब उनसे क्या बोले कि ये मामला उनको बता भी नहीं पा रहे हम, और खुशी भी जाहिर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अजय सिंह जी ने बिल्कुल सही बात की सर। जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं कि एक प्रश्न, जैसे हमारी मीनाक्षी बहन ने बताया, बाकी लोगों ने भी कहा, मैं जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, जो बिना बुनियाद के आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, या जो जिन्होंने नौकरी में रह के लीव विदाउट पे लेके, या एचपीएल या ईओएल करके, या अपनी नौकरी को खतरे में डाल के तैयारी करी, जैसे तैसे पढ़ा, पुराने ज्ञान का इस्तेमाल किया, और थोड़े से छुट्टियां वगैरह लगा के अपनी वर्तमान नौकरी को रिस्क में डाल के पेपर दिया, वो लोग दोबारा कैसे पढ़े? जो ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि जिसने पेपर निकाली है वो फिर निकालेगा। मैं उनसे पूछता कि आप उन परिस्थितियों को, उन हालातों को वापस कैसे